हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज जो हमारा जो लेक्चर है वो है मियासिस का। पीछे जो हमें सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस या कैंसर जो भी हैं वो सारे हम पीछे पढ़ कर आए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मियासिस। अगर मियासिस इसको भी कहा जाता है या इसको कहा जाता है मायोसिस कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसको देखें मियोसिस को या मायोसिस को, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जो यानी कि जिसका मकसद है, जो नाम है वो मायोयम, ठीक है, या मियोम। तो यानी कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है मियोम। तो मियोम की जो लफ्ज़ी माना है असल में वो क्या है, वो असल में है कि रिडक्शन या कोई चीज़ टू रिड्यूस, कम हो जाना, या इसका जो दूसरा नाम है या इसका जो असल दूसरा मकसद है टू डैमिनिश, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब है ख़त्म हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि मायोसिस। ठीक है, तो ये मियोम ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका जो मकसद है टू डैमिनिश या रिड्यूस या मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो मियासिस के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले जो यानी कि इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाला साइंटिस्ट था वो था ऑस्कर हर्टविग। ठीक है, तो ऑस्कर हर्टविग ने सबसे पहले हमें इनके बारे में आइडिया दिया। अब कौन सा आइडिया दिया इसने? सबसे पहले तो ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जब ये सी अर्चिन को स्टडी कर रहा था तो इन्होंने बताया कि एक किस्म की ऐसी डिवीजन भी होती है जिसको क्या कहा जाता है, मायोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब कब कहा था ये? 1876 में सबसे पहले इसने ये आइडिया दिया था। उसके बाद अगर आप मायोसिस को देखें तो मायोसिस जो है वो टर्म, जो मायोसिस है ना, टर्म खुद, ये टर्म जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, उन्होंने बताया फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय या कोइंड बाय, या इनके लिए कहा जाता है कोइंड बाय। सबसे पहले जो टर्म यानी कि कोइन करने वाला साइंटिस्ट था वो था फार्मर यानी कि साइंटिस्ट था जिसने 1905 में ये टर्म मुतारफ़ कराया था, किसका? मायोसिस का। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारे यानी कि लेक्चरर की टेस्ट में भी आया था। ठीक है, तो ये थे मायोसिस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अब हम आते हैं कि मायोसिस है क्या। सबसे पहले तो मायोसिस को कहा जाता है यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि ये एक ऐसी डिवीजन होती है जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस्ड इन डॉटर सेल, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होते हैं, डॉटर सेल, एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल्स होते हैं उनके यानी कि ये आधा के बराबर हो जाता है, ठीक, पेरेंट सेल के। तो अगर आप जनरली देखें कि कोई एक पर्टिकुलर सेल है उसके पास 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, जो यानी कि होमो सेपियंस के अंदर भी होते हैं, होमो सेपियंस में ये भी 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्या करता है, 46 वाला पहले फिर 46 में तब कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद यानी कि ये 23 में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई ये पहले 46, ये 46 में कैसे तब्दील हो रहा है? ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन होती है। पहले जब क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो इसी तरह से होते हैं, मतलब एक सेंट्रोमियर, उनके पास ये क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये आगे जब चले जाते हैं तो ये इसी तरह से डबल हो जाते हैं, इनका जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो अभी इनके पास 46 होंगे, फिर ये बाद में क्या हो जाएंगे, हाफ़ हो जाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद अगर आप देखें तो मायोसिस जो है असल में वो क्या होती है, अकर्स इन जर्म सेल्स ओनली, अकर्स इन जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या हैं, क्योंकि हम पीछे पढ़कर आए हैं हमारी बॉडी के 2 किस्म के सेल होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स, दूसरा क्या होते हैं, जर्म सेल्स। जो बॉडी सेल्स होते हैं वो सोमेटिक सेल्स जिसमें मोस्टली होती ही माइटोसिस है, और जो जर्म सेल्स होते हैं जिसको हम गैमेटिक सेल्स भी कहते हैं, गैमेटिक सेल्स।
तो ये क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं जो हमारी न्यू यंग वन की प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो ये क्या होता है, यानी कि अकर्स इन मायोसिस। उसके बाद अगर आप जर्म सेल्स मायोसिस को देखें तो इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। वहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या है 4 डॉटर सेल्स। तो ये 4 में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मायोसिस को देखें तो मायोसिस जो है वो प्लांट्स में होती है ड्यूरिंग स्पोर फार्मेशन। जब स्पोर की फार्मेशन होती है तो वहाँ पे स्पोरोजेनेसिस होती है, और यानी कि पोलन ग्रेन की जब फार्मेशन होती है तो उसमें ये होती है मायोसिस। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें जब गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogonem गैमेटोजेनेसिस होती है, तो ये इसको क्या कहा जाता है, यानी कि ये मायोसिस है। और इसी के बारे में, मायोसिस के बारे में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था ऑगस्ट वेज़मैन। उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी, किसने, ऑगस्ट वेज़मैन ने। उसने ये बताया था कि भाई हमारे जिस्म में वो जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं 2 किस्म के सेल होते हैं। कौन से वाले, एक तो सोमेटिक सेल्स होते हैं, उसके बाद उसने कहा दूसरे क्या होते हैं, हमारे जर्म सेल्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ यानी कि कोई एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए या हमारी बॉडी में कोई ऐसी डिवीज़न होनी चाहिए, सेल डिवीज़न, जहाँ पे ज़रूर इनका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाना चाहिए, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हो जाना चाहिए। क्योंकि वो देख रहा था अगर कोई भी डिप्लॉयड सेल है 2n है या इधर भी 2n है, अगर वो 2n से 2n ही पैदा कर रहा है तो पेरेंट से भी 2n आएगा, मदर से भी 2n आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगी, टेट्राप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, एक ऐसी डिवीज़न होनी चाहिए जिसमें ये इस 2n का यानी कि n हो जाता हो। इसी वजह से मदर में भी 2n, फिर उसका भी n हो जाएगा। जब n आपस में मिलेंगे तो 2n हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, और कोई हमारी बॉडी को ऐसे किस्म का कोई इशू भी नहीं दरपेश होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे किस्म की मतलब डिवीजन होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो जाना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, ठीक। और हमें पता है तो ये तो ज़ाहिर जो मियासिस होती वो किस में है, 2n में, या जिसको हम क्या कहते हैं डिप्लॉयड में। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्ट्रासबर्गर। अब ये क्या आकर कहता है स्ट्रासबर्गर, इसने कहा कि भाई अगर आप इसको देखें तो इस मियासिस को, या जिसको हम मायोसिस कह रहे हैं, आप 2 कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि हेटेरोटाइपिक डिवीजन, ये 2 डिवीजन पे कंसिस्ट है, एक हेटेरोटाइपिक, दूसरा होमोटाइपिक। उसने जो ये मियासिस जो होती है उनकी दोनों डिवीजन को, एक को हेटेरोटाइपिक का, दूसरा को होमोटाइपिक का। हेटेरोटाइपिक इसलिए कहा कि जो फर्स्ट मियासिस है, मियासिस जो फर्स्ट है उसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रोफेज जो है उसका डिफरेंट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डेप्लोटीन, डाइकाइनेसिस वगैरह हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो रहे हैं। अब होमोटाइपिक क्या है, वो सेम की सेम है, जैसे हम माइटोसिस में पढ़ कर आए, प्रोफेज हो रहा है, मेटाफेज भी हो रहा है, एनाफेज भी हो रहा है, टीलोफेज भी। जो इधर ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन वगैरह जो हो रही हैं वो नहीं है। तो इसको पहली वाली को उसने कहा हेटेरोटाइपिक, और दूसरी वाली को क्या कहा, वो सेम जो सेम जैसे होती है उसको क्या कहा, होमोटाइपिक, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, यानी कि स्ट्रासबर्गर था जिसने 1988 में आकर ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ये 2 किस्म की इनके अंदर क्या होती हैं, वो डिवीजन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इसको मियासिस को, हम बात कर रहे थे मियासिस की, मियासिस, ठीक है। तो मियासिस को हम बात कर रहे थे कि भाई मियासिस क्या है, एक तो यानी कि मतलब ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होती है, और दूसरा जो होता है ये मियासिस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हम ऐसे समझते हैं कि भाई कोई एक प्रोसेस होता होगा फिर ये जो है मतलब रुक जाता होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है, ये मियासिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर ये टीलोफेज चले जाते हैं।
तो उसने क्या किया का इट कैन बी डिस्क्राइब मोर इजीली बाय डिवाइडिंग इनटू 4 स्टेजेस। उसने कहा कि अगर आप मियोसिस को देखें तो इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं जब आप इसको यानी कि स्टेजेस में डिवाइड करें। एक तो प्रोफेस, दूसरा मेटाफेस, तीसरा जो है वो एनाफेस, चौथा जो है वो टीलोफेस। तो इन्होंने 4 स्टेजेस में इनको भी क्या किया था, डिवाइड किया था अच्छे तरीके से समझने के लिए। और जो मियासिस 1 थी उसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि असल जो रिडक्शन हो रही है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में वो इधर ही हो रही है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो रहे हैं। और मियासिस 2 को क्या कहा था, माइटोटिक डिवीजन, वो जो सिंपल जैसे माइटोसिस के अंदर यानी कि क्या होता है, डिवाइड होता है, माइटोटिक डिवीजन इसको कहा गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या होता है जब हम मियासिस की बात कर रहे होते हैं तो मियासिस को आगे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस यानी कि 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जब हम मियासिस फर्स्ट स्टेप जो है या फर्स्ट डिवीजन जो है हम उसको अगर पढ़ें, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन, अगर उसको हम देखें फर्स्ट मियाटिक डिवीजन को, तो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के अंदर सबसे पहले क्या होता है हम पढ़ें, वो है हमारे पास इंटरफेस, जो हम पीछे पढ़ कर रहे हैं, इंटरफेस। और इंटरफेस में हमें पता है कि भाई क्या क्या होता है। एक तो डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, डुप्लीकेट्स। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स। उसके बाद क्या होते हैं, जो फाइन क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए के, मतलब जो पतले से फाइन क्रोमोसोम्स ऑफ डीएनए। अब ये भी तो सेम बात ही है, ऑफ डीएनए और डबल्ड ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्ड। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड की तरह बन जाते हैं। उसके बाद इसकी जो इंटरफेस है मियासिस की, उसमें जो G2 स्टेज होता है वो एब्सेंट होता है। G2 यानी कि स्टेज होती है, लेक होती है, G2 लेक स्टेज। ठीक है, एन मियासिस, तो ये उसके अंदर यानी कि एब्सेंट होती है। बाकी जो प्रोसेस होता है सारा वही होता रहता है। ठीक है, उसके बाद हम जब इनके यानी कि इंटरफेस जब हो जाता है, डुप्लीकेशन होती है, जो मटेरियल इनको चाहिए होता है वो सारा मिल जाता है, तो पहला जो स्टेज है वो है प्रोफेस। प्रोफेस, अब प्रोफेस है क्या, सबसे पहले ये लेंथी प्रोसेस है, सब में से लेंथी प्रोसेस ऑफ मायोसिस, ये हो गया लेंथी प्रोसेस। उसके बाद इसमें क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड्स। अभी आप ऐसे नहीं करेंगे भाई यहाँ पे क्रोमेटिड्स कहाँ से आए, वो ज़ाहिर नहीं होते, मतलब उनके पास जो अमाउंट होता है वो 2 के बराबर होता है, कि 2 के बारे यानी कि इनके पास होते हैं। अब इसी प्रोसेस की जो खासियत है वो ये है कि इनको आगे जो है वो फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। अब सबसे पहले जो हमारे पास है वो कौन सी स्टेज है, सबसे पहले जो है इसकी वो लेप्टोटीन स्टेज। ठीक है, लेप्टोटीन स्टेज। अब लेप्टोटीन को अगर आप देखें तो ये इसका असल में मकसद है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थिन थ्रेड स्टेज, थिन थ्रेड स्टेज। ठीक है, ये किसकी है, लेप्टोटीन। अब वो यही स्टेज होता है जो मियासिस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। मियासिस इज इनिशिएटेड बाय लेप्टोटीन। अब इसने क्या किया है, वो मियासिस को शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यानी कि सेल अंडर गोइंग मियासिस लार्ज इन साइज, ये क्या हो जाएगा, सेल बिकम लार्ज इन साइज, यानी कि वो ज़ाहिर है वो बढ़ जाएगा या बढ़ चुका होता है, क्योंकि उनके पास अमाउंट होता है वो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि न्यूक्लियस भी क्या होता है, पजेज लार्ज न्यूक्लियस, उसके पास यानी कि लार्ज न्यूक्लियस होता है। अब हम कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, लेप्टोटीन की स्टेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे।
ये जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट आइसोलेट, मतलब आपको दिखाई देना थोड़ा थोड़ा बहुत वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, वो शार्टन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, यानी कि अगर आप उनकी स्टेज को ये ऐसे ऐसे मतलब बनाएं तो वो क्या होते हैं, वो इतनी छोटी छोटी सी जो ये ऐसे थिन सी स्ट्रक्चर होती हैं वो पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। अभी इसका जो न्यूक्लियस है वो इंटेक्ट है, अभी ये तो वो डिसअपियर होना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी कंटेंट डबल हो चुका है, ये शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता ये थिकनिंग करना शुरू करेंगे और होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे के क्या आना शुरू हो जाएंगे, क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू गेटिंग क्लोजर, ठीक है, वो क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। अभी आए नहीं हैं, हुए नहीं हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, लेप्टोटीन स्टेज। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिन आपको दिखाई देंगे, इसी तरह से ये थिन फाइबरस स्ट्रक्चर में हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोटीन। उसके बाद जो हमारे पास है वो है ज़ाइगोटीन, दूसरा वाला जो है वो ज़ाइगोटीन स्टेज है। कौन सी स्टेज है, ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन को अगर आप देखें तो इसको कहा जाता है पेयरिंग स्टेज, ये मशहूर इसी वजह से पेयरिंग स्टेज। अब पेयरिंग स्टेज का क्या मकसद है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज वो क्या करेंगे, वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें जो वो जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसको कहा जाता है सिनेप्सिस, साइनेप्सिस, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेज है, इससे पहले वाली ये है लेप्टोटीन। अब हम बनाएंगे ज़ाइगोटीन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के कहा जाता है साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मकसद है यूनियन, यूनियन ये भी एक ग्रीक वर्ड है। सिनेप्सिस मीन्स यूनियन किसी चीज़ की, यानी कि यूनियन हो रही है। 10 सिनेप्सिस स्टार्ट फ्रॉम, अब उसमें होता है क्या है, वो जो सिनेप्सिस होती है स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, ऐसे नहीं कि वो पर्टिकुलर है कि बस स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट है, ठीक है। ये अब ये किस में हो रहा है, ये ज़ाइगोटीन में हो रहा है। तो ज़ाइगोटीन में वो जो क्रोमोसोम्स हैं अभी, यानी कि वो इसी तरह से ये आपस में जुड़ना, यानी कि पेयरिंग उनके अंदर यानी कि शुरू हो चुकी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि साइनेप्सिस। तो यहाँ पे पेयरिंग स्टेज को कहा जाता है। और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कंडीशन बन जाती है बाईवेलेंट, बाईवेलेंट, या इसको कहा जाता है टेट्राड। अब ये क्या कंडीशन है, क्रोमोसोम को अगर आप देखें तो ये इसके दो इसके, अब ये दो इसके, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है कंडीशन, इसको कहा जाता है बाईवेलेंट। और ये जो क्या जो क्रोमेटेड्स हैं वो क्या है, 4 क्रोमेटेड्स हैं, इसलिए कहा जाता है टेट्राड, ठीक है ना। या कंडीशन जो हो जाती है वो डायड्स, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, मोनोइड डायड्स, ठीक है। और ये हम होमोलॉगस के सिस्टर क्रोमेटेड नॉन सिस्टर क्रोमेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये जब एक क्रोमोसोम के हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटेड हैं जी, किसी दूसरे के हैं तो वो क्या है, वो एक इसके हो गए, 2 इसके हो गए, तो ये आपस में क्या है फिर नॉन सिस्टर हैं, ठीक है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। उसके बाद अगर आप देखें इसको सिस्टर क्रोमेटेड्स, फिर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स, तो इसमें क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे थे ज़ाइगोटीन को। ज़ाइगोटीन के बाद जो हमारे पास जो चीज़ है वो है पिकाइटीन। अगर आप पिकाइटीन को देखें तो इसको कहा जाता है थिकनिंग स्टेज, थिकनिंग स्टेज, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, थिकनिंग स्टेज। पिकाइटीन में मतलब सबसे पहले तो उनकी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, थिकनिंग स्टेज। दूसरा उसके बाद क्या होता है, वो जो सिनेप्सिस जब उनकी कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिनेप्सिस, सिनेप्सिस क्या होगा,
वो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो शार्टन एंड थिकन होने शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स शार्टन एंड बिकम थिकेंड, ठीक है। तो वो थिक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, शार्टन होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्यों होते हैं? ड्यू टू कंडेंसेशन। वो जब कंडेंसेशन होती है तो कंडेंसेशन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, थिकनिंग उनके अंदर शुरू हो जाती है, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ मटेरियल। तो वो जो उनकी जो डबल नेचर होती है वो वहाँ पे एविडेंट होती है, डबल नेचर इज़ एविडेंट, तो वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो ये अब कहाँ पे होती हैं? ये असल में कंडीशन होती है मतलब पिकाइटिन के अंदर। उसके बाद पिकाइटिन के अंदर क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, क्रॉसिंग ओवर। अब वहाँ पे क्या करेंगे, वो जो भी क्रोमेटिड्स होंगे आपस में, तो उनके अंदर अब क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, पिकाइटिन के अंदर, तो पिकाइटिन के अंदर सबके पास तो ज़ाहिर है वो 4 क्रोमेटिड्स होंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, टेट्राड्स। क्या? टेट्राड्स। एक तो यहाँ पे आपको टेट्राड कंडीशन जो है वो वाज़े दिखाएगी। उसके बाद जो यानी कि नॉन होमो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। अब ये क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज मटेरियल, एक्सचेंज मटेरियल, ठीक है। अब ये अपने साथ मटेरियल भी एक्सचेंज करेंगे। और इस पे दूसरा क्या होगा कि भाई यानी कि जहाँ पे ये इनकी रिशफलिंग होती है ना, इसको कहा जाता है चास्मा फार्मेशन या चास्मेटा फार्मेशन इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है, सारा पिकाइटिन के अंदर, चास्मेटा। और यहाँ पे क्या होता है, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होती है, वो रीशफलिंग होती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो होती है पिकाइटिन, इट कैन लास्ट, ये वीक्स तक भी चली जाती है, एंड डेज़ तो वैसे ही होती है, मतलब डेज़ भी, वीक्स भी। और उसके बाद क्या होता है, यानी कि ये यानी कि ईयर्स तक भी चली जाती है। कौन सी स्टेज, ये पिकाइटिन स्टेज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है डाइप्लोटिन स्टेज। चौथी जो स्टेज है वो है डाइप्लोटिन। और डाइप्लोटिन में क्या होता है, डाइप्लोटिन स्टेज को अगर आप देखें तो इसमें असल में इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन स्टेज। अब इसको भी क्या कहा जाता है, डुप्लीकेशन स्टेज। तो जो पेयर क्रोमोसोम्स होंगे अब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। पेयर्ड क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू रिपेल, ठीक है। अब ये एक दूसरे को धक्का देना शुरू करेंगे, सेपरेशन उनके अंदर शुरू हो जाएगी, पर वो अभी तक वो कम्प्लीटली सेपरेटेड, कम्प्लीटली नॉट सेपरेटेड, ठीक है। वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते और एक जगह से वो जुड़े होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरचेंज, ठीक है। यूनाइटेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज। वो इंटरचेंज वाली जो पॉइंट होती है अभी उसके साथ अभी क्या होते हैं, ये यूनाइटेड होते हैं, वो कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं होते। तो ये इसको क्या कहा जाता है, डाइप्लोटिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर कोई मतलब क्रोमोसोम है तो ये उनकी जो पॉइंट ऑफ ये इंटरचेंज है, बाकी तो सेपरेट हो जाएगी। अभी ये यहाँ से ऐसे अभी जुड़े रहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा है वो कौन सा वाला है, डाइकाइनेसिस, जो आज के लेक्चर का लास्ट है, क्योंकि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो मशहूर है वो है मूविंग अपार्ट, मतलब ये जब ये स्टेज आएगी तो वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो उसको कहा जाता है मूविंग अपार्ट। तो इसके अंदर क्या होती है, जो कंडेंसेशन जितनी भी होनी थी अब वो मैक्सिमम हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर क्या होना था, वो जो सेपरेशन है वो भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, सेपरेशन इज़ कंप्लीटेड। अब ये स्टेज मशहूर किस नाम से है कि भाई यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होती है, वो जो सेपरेशन हो रही है टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे वो जो कम सेपरेशन है वो कंप्लीट हो रही है टर्मिनलाइजेशन से, ठीक है।
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टर्मिनलाइजेशन। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई जो होगा डिसअपियर होगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और स्पिंडल जो फाइबर्स हैं उनकी फार्मेशन शुरू हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर से फार्मेशन शुरू हो जाएगी। बाकी वो जो भी सारे प्रोसेस होते हैं हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि एनाफेज प्रोफेस के अंदर क्या क्या होता है, वो जो सारे जो हैं वो सेंट्रोल्स को देखें, सेंट्रोल्स को वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रोसेस अभी उसके अंदर होंगे। तो अभी ये जो सेल होगा उसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और टर्मिनलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो एक दूसरे से यानी कि अलग हो चुके हैं। न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स की जो फार्मेशन है वो भी होना शुरू हो जाएगी इधर पोल से उधर पोल से। तो ये क्या है, हमारे पास है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, क्योंकि हमने मियोसिस को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक पार्ट हम आज ये पहले पढ़ रहे हैं पार्ट 1, और इसका दूसरा जो है वो पार्ट 2 आएगा, जहाँ से मेटाफेस है वो 1 से जो है हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें याद रखें। शुक्रिया।